राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टॉपर क्लासेस। प्रिय साथियों, ये बात जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि मेरे इस चैनल पर हिंदी साहित्य यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी राज्य से आप शिक्षक हिंदी से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। और वो भी साथियों बहुत बेहतरीन मैटर में, जो आप हर एग्ज़ाम में से फाइट कर सकते हैं। कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप इससे फाइट नहीं कर सकते। साथियों, हिंदी विषय की हम बात कर रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैं आज क्लास में स्वागत करता हूं, प्रिय विद्यार्थियों। और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हर विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचे। साथियों, जो भी हिंदी से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इतना बेहतरीन मैटर साथियों आपको निःशुल्क रूप से कोई भी उपलब्ध नहीं कराएगा, ये मेरी पूरी आपसे गारंटी है साथियों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपन पढ़ेंगे आज पद्मावत, और हम पढ़ रहे हैं साथियों, कौन पढ़ रहे? भक्ति काल। और भक्ति काल के जो निर्गुण काव्यधारा है उसमें पढ़ रहे हैं हम प्रेमाख्यान काव्यधारा या प्रेम काव्य पढ़ रहे हैं साथियों, जिसे हम सूफी काव्य भी कह सकते हैं। तो इसमें अपने 7वें नंबर का जो ग्रंथ आता है वो आता है साथियों अपने पद्मावत आता है। कौन आता है? पद्मावत। ध्यान रखना, पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जासी है। ये अवधि का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। किसको? मलिक मोहम्मद जासी को। और अवधि का प्रथम महाकाव्य पद्मावत को माना जाता है, इस बात का ध्यान रखना। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है तो वो पद्मावत है, और अवधी भाषा का प्रथम महाकवि है, महाकाव्यकार है तो वो कौन है? जाहसी है। इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा साथियों। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जासी, जिनका जन्म हुआ था 1540 में। कब हुआ था साथियों? 1540 में मलिक मोहम्मद जासी का जन्म हुआ था। जासी अमेठी यूपी के निकट जाहस नामक नगर के निवासी थे। इसी कारण इनको साथियों जाहसी कहा जाता है। इसी कारण क्या जाता है? इनको जाहसी कहा जाता है क्योंकि जाहस नामक नगर के रहने वाले थे। जाहसी अमेठी यानी यूपी, अमेठी यूपी के निकट जाहस नामक नगर के निवासी थे। तो ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से पूछेगा पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जासी की है। पद्मावत को अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मलिक मोहम्मद जासी को अवधी भाषा का प्रथम महाकवि माना जाता है, और इनका जन्म हुआ था 1540 में साथियों। आगे बात करें, सूफी संत शेख मोहनी इनके शिष्य थे। सिखी संत शेख मोहनी के ये शिष्य थे, यानी जासी के गुरु का नाम है शेख मोहनी। पद्मावत में तत्कालीन शासक के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। कहने का मतलब साथियों, ये मसनवी शैली में लिखा गया। किस में लिखा गया? मसनवी शैली में लिखा गया काव्य है, जिसमें शाह वक्त के रूप में, तत्कालीन शासक के रूप में शेरशाह सूरी की इसमें तारीफ की गई है, शेरशाह सूरी की इसमें प्रशंसा की गई है। पद्मावत समासोक्ति शैली में लिखा गया प्रतीक काव्य है। ध्यान रखना, किस शैली में लिखा गया? ये समासोक्ति शैली में लिखा गया। और कैसा काव्य? प्रतीक काव्य है। यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक चरित्र को यहाँ पर प्रतीक माना गया है साथियों, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सूफी काव्य है इसमें अलौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। यानी कि लौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम का मतलब ये है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है साथियों। इस बात को ध्यान रखना। तो ये पहली बात, ये समासोक्ति शैली में लिखा गया। ध्यान रखना किस शैली में लिखा गया, प्रश्न आ सकता है। समासोक्ति शैली में लिखा गया, और ये एक प्रतीक काव्य है। यहाँ पर प्रत्येक को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं। पद्मावत 57 खंडों में यानी सर्गों में विभक्त प्रबंध काव्य है, जिसमें नागमती वियोग खंड, सिंघल दीप वर्णन खंड आदि प्रमुख है। इसकी बात करते हैं, कितने खंड आते हैं इसमें साथियों? 57 खंडों में विभक्त ये प्रबंध काव्य है। इस बात का ध्यान रखना। पद्मावत में कितने खंड है? पद्मावत में 57 खंड है। कितने खंड है प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना, पद्मावत में 57 खंड है। कितने हैं? 57। ध्यान रखना साथियों, पद्मावत में कितने खंड है? 57। जाहसी के प्रिय अलंकार की बात करते थे, हेतु उत्प्रेक्षा इनका प्रिय अलंकार है। हेतु प्लस उत्प्रेक्षा, हेतु प्रेक्ष्य, यानी कि उत्प्रेक्ष अलंकार में भी फलोत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, इस प्रकार से इसके जो भेद है, इसमें हेतु उत्प्रेक्षा इनका पहला प्रिय अलंकार है जाहसी का। आगे बात करते हैं।
झांसी ने हिंदुओं की प्रसिद्ध प्रेम कथा रत्नसेन और पद्मावती की कथा को आधार बनाकर आत्मा परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। यानी कि पद्मावत में जो वर्णित किया है साथियों, इसमें चित्तौड़ का राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की दोनों को यहाँ का आधार बनाकर साथियों आत्मा परमात्मा का प्रतीक के रूप में यहाँ पर वर्णन किया है। ध्यान रखना, आत्मा परमात्मा के रूप में यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, सूफी काव्य में ध्यान रखना, सूफी काव्य में परमात्मा को स्त्री माना जाता है और आत्मा को यहाँ पर पुरुष माना जाता है। साथियों इस बात को ध्यान रखना। तो झांसी परमात्मा अपने बात करनी है, परमात्मा में स्त्री यानी कि यहाँ पर नागमती को प्राप्त करने के लिए कौन, आत्मा यानी पुरुष स्त्री को प्राप्त करना जाता है, तो यहाँ आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकल जाती है साथियों योगियों का वेश धारण कर। इसे कहा जाता है साथियों अलौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन करना ही ये सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो ध्यान रखना, झांसी ने हिंदुओं की प्रसिद्ध प्रेम कथा रत्नसेन और पद्मावती की कथा को आधार बनाकर आत्मा परमात्मा का वर्णन किया है। साथियों अवधी भाषा का प्रथम कवि है मुल्ला दाऊद जिसकी रचना है चंदायन। अवधी भाषा का प्रथम महाकवि है झांसी जिसकी रचना है साथियों पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकवि मुल्ला दाऊद है जिसकी रचना है चंदायन, और ये किसने मानी है, राम कुमार वर्मा ने चंदायन को हिंदी की पहली रचना मानी है। और सर्वमान्य मतानुसार माना जाए तो हिंदी की अवधी भाषा की जो प्रथम रचना है वो चंदायन ही है साथियों। और अवधी का प्रथम महाकवि झांसी को माना जाता है। अवधी का प्रथम महाकाव्य भी पद्मावत को माना जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे आचार्य शुक्ल ने राणा रतन सिंह को आत्मा साधक का प्रतीक माना है तथा पद्मावती को परमात्मा साध्य का प्रतीक माना है। ध्यान रखिएगा साथियों, आचार्य शुक्ल ने राणा रतन सिंह को आत्मा यानी साधक का प्रतीक माना है तथा पद्मावती को परमात्मा यानी साध्य का प्रतीक माना है। यहाँ आत्मा माना है पद्मावती को, रतन सिंह को, और पद्मावती को माना है परमात्मा, पद्मावती को माना है परमात्मा। अर्थात वही यदि रतन सिंह को आत्मा मानते हैं तो ये क्या होगा साथियों, रतन सिंह कौन है, पुरुष है, और पद्मावती कौन है साथियों, स्त्री है। यानी कि इन्होंने अपने प्रेमाख्यान में परमात्मा को तो क्या माना है, स्त्री माना है, परमात्मा को स्त्री माना है और आत्मा को क्या माना है, पुरुष माना है। इस बात को आप ध्यान रखना। स्वयं पद्मावत के रचयिता झांसी ने पद्मावत के में एक कड़वक को अपनी प्रतीक योजना प्रस्तुत करी जो निम्नानुसार है। एक कड़वक में अपनी प्रतीक योजना प्रस्तुत करी जो निम्नानुसार है। अब कैसे देखिएगा किस प्रकार से इन्होंने करी है साथियों, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा अपन ने यहाँ है, एक तरफ पात्र है तो साथियों एक तरफ है प्रतीक। राणा रतन सिंह मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, नागमती संसार का प्रतीक है, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु है, अलाउद्दीन खिजली माया है और राघव और चेतन यहाँ पर शैतान है। इस प्रकार से इसको याद ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। इनको ऐसे कैसे याद रखना, इनको कंठस्थ याद करना साथियों। राणा रतन सिंह क्या है, मन है, पद्मावती क्या है, बुद्धि, यानी कि मन बुद्धि को संसार को छोड़ कर देखिए, हाँ मन है, हाँ देखिए चित्तौड़ है, चित्तौड़ शरीर है, चित्तौड़ शरीर, शरीर के अंदर क्या है, मन है, शरीर के अंदर क्या है, मन है, जो संसार को छोड़कर बुद्धि को प्राप्त करने के लिए निकल जाता है, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए निकल जाता है, कहाँ पर, हृदय के पास चला जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर राणा रतन सिंह की बात करते हैं। चित्तौड़ एक शरीर है, शरीर में क्या करता है, मन निवास करता है। तो ये मन है, ये संसार को छोड़कर साथियों बुद्धि को प्राप्त करने के निकल जाता है। ध्यान रखना, शरीर के अंदर मन है, मन इस संसार को छोड़कर बुद्धि को प्राप्त करने के लिए कहाँ पर निकल जाता है, ये योगी का वेश धारण करके निकल जाता है साथियों। और ये बुद्धि कहाँ पर बसी है, हृदय में बसी हुई है बुद्धि। तो यहाँ हृदय देख पुनः एक बार, राणा रतन सिंह मन का प्रतीक है, तो नागमती ने बुद्धि का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है और नागमती संसार का प्रतीक है। नागमती संसार को छोड़कर, चित्तौड़ में नागमती रहती है, संसार को छोड़कर इसे प्राप्त करने, बुद्धि को प्राप्त करना चला जाता है। मन जो अपना मन है, यो इस संसार को छोड़कर बुद्धि को प्राप्त करने निकल जाता है। कहाँ से,
चित्तौड़ शरीर से, चित्तौड़ क्या है, शरीर है। सिंगलदीप हृदय है, हीरामन तोता गुरु है, अलाउद्दीन खिलजी माया है और राघव चेतन क्या है, शैतान है। ये तो आपको याद रह जाएगा साथियों, हीरामन तोता गुरु है, अलाउद्दीन खिलजी माया है और राघव चेतन क्या है, शैतान। सिंगल द्वीप में आप रखना हरदे, या दे से दे याद रखना, सिंगल द्वीप हरदे, सिंगल द्वीप हरदे, सिंगल द्वीप हरदे, सिंगल द्वीप हरदे। चित्तौड़ शरीर, चित्तौड़ शरीर, चित्तौड़ शरीर। नागमती संसार है, पद्मावती बुद्धि है और राणा रतन सिंह क्या है, मन है। ध्यान रखना, राणा रतन सिंह मन, नागमती बुद्धि, पद्मावती बुद्धि, नागमती संसार, चित्तौड़ शरीर, सिंगलदीप हृदय, हीरामन तोता गुरु, अलाउद्दीन खिलजी माया और राघव चेतन क्या है, शैतान है। प्रिय साथियों ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, पद्मावत पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव पाया जाता है। ध्यान रखना, पद्मावत पर किसका प्रभाव पाया जाता है, तो पद्मावत पर जो प्राकृत भाषा में लिखी गई रत्नशेखर, उस कथा का प्रभाव भी यहाँ पर पाया जाता है। अब पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत का कथानक दो भागों में विभक्त है, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध। ऐसे ये दो भागों में इसको विभक्त किया गया है पद्मावत को। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर अपन पूर्वार्ध की बात करते हैं। तो पूर्वार्ध में क्या वर्णित है, पूर्वार्ध में हीरामन तोते का चित्तौड़ में आना, रत्न सिंह के सम्मुख पद्मावती का रूप सौंदर्य वर्णन करना, रत्न सिंह का योगी का वेश धारण कर सिंगलदीप जाना और पद्मावती से विवाह कर चित्तौड़ लौटना वर्णित है। और ये पूरा काल्पनिक माना गया है। क्या माना गया है, काल्पनिक माना गया। एक बार पुनः क्या होता है, पूर्वार्ध में तोते का चित्तौड़ में आना, फिर तोते का चित्तौड़ में आकर रतन सिंह को पद्मावती का क्या सौंदर्य रूप वर्णन सुनाना। इसके बाद जैसे वह सौंदर्य का वर्णन सुनता है तो वह योगी का वेश धारण करके सिंगलदीप चला जाता है और पद्मावती से विवाह करके चित्तौड़ आता है। यानी कि साथियों, तोते का चित्तौड़ से आना और फिर रतन सिंह का सिंगलदीप जाना और पुनः पद्मावती को लाना और विवाह करना, ये सब पूर्वार्ध में ही वर्णित है। साथियों याद रखना, ये 57 खंडों में विभक्त प्रबंध काव्य है। इसके दो भाग किए गए, एक उत्तरार्ध एक पूर्वार्ध। पूर्वार्ध है ये, इसको काल्पनिक माना गया है साथियों। इसके बाद अपना आता है और उत्तरार्ध आता है। उत्तरार्ध में पद्मावती प्रत्यार्थ, प्राप्ति प्लस अर्थ, चित्तौड़ का आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण, रतन सिंह को बंदी बनाना, गोरा बदल द्वारा रतन सिंह को छुड़ाना, अलाउद्दीन खिलजी का पुनः चित्तौड़ आना और पद्मावती का जोहर करना वर्णन है। और ये ऐतिहासिक के साथियों, यानी इतिहास से संबंध, इतिहास से मेल खाती है जितनी भी घटना है। कौन सी, और जो पहली जो पूर्वार्ध में पढ़ा वो सब काल्पनिक है, वो इतिहास से मेल नहीं खाती है। और ये जो पीछे घटना है साथियों, जैसे पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करना, ये इतिहास से मेल खाती है। रतन सिंह का बंदी बनाना, ये भी इतिहास से मेल खाती है। गोरा बादल के द्वारा रतन सिंह को छुड़ाना, ये भी। अलाउद्दीन खिलजी का पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण करना और फिर पद्मावती का जोहर करना, ये सब चीज़ें हैं जो इतिहास से मेल खाती है, जितने भी तथ्य हैं साथियों। आगे बात करें, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के पहले 4 प्रेमाख्यानों की रचना का उल्लेख किया। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के पहले 4 प्रेमाख्यानों की रचना का उल्लेख किया और 4 मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती और प्रेमावती। क्या, एक मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती और प्रेमावती, इन 4 प्रेमाख्यानों का इनके पहले उल्लेख किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पुनः मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती और प्रेमावती साथियों, इनमें प्रेमावती और मुग्धावती प्राप्त हो गई है, प्रेमावती और मधुमालती प्राप्त हो गई है, लेकिन मुग्धावती और प्रेमावती अप्राप्त। कहने का मृगावती और मधुमालती तो इसमें प्राप्त है, वर्तमान में भी प्राप्त है, लेकिन मुग्धावती और प्रेमावती अभी तक अप्राप्य रचना है, ये अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मधुमालती को शुक्ल ने पद्मावत से पहले की रचना मानते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र बाद की रचना मानते हैं। ध्यान रखना, मधुमालती है, इसको आचार्य शुक्ल तो पद्मावत के पहले की रचना मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसे बाद की रचना मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी साथियों। ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जब तक पद्मावत प्रकाश में नहीं आया था, नहीं लिखा गया था, वहाँ तक साथियों मधुमालती बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार बनारसीदास जैन
हिंदी के पहली आत्मकथा अर्ध कथानक मानी जाती है साथियों, जिसके रचयिता है बनारसी दास जैन। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार पूछे जाए तो बनारसी दास जैन है, जो हिंदी के पहले आत्मकथाकार है, और उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा अर्ध कथा नक साथियों हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार बनारसी दास जैन ने स्वयं के द्वारा मधुमालती और मुग्धावती को पढ़े जाने का उल्लेख किया है। किसने? स्वयं ने यह रचना पढ़ी है। कौन? मधुमालती और मुग्धावती दोनों रचनाओं को स्वयं के पढ़े जाने का उल्लेख किया है। पद्मावत के अतिरिक्त झांसी की अन्य रचना है, कौन कौन सी? ध्यान से देखें, पद्मावत की कौन की, झांसी की और कौन सी रचना है? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और कन्हावत, ये झांसी की अन्य रचना है। अखरावट पहली बात तो क्या है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और कन्हावत। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और कन्हावत। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और कन्हावत। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और पद्मावत। ध्यान रखना, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और कन्हावत, ये झांसी की प्रमुख रचना। एक बार पुनः पद्मावत आपको है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और कन्हावत। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और कन्हावत, ये इनकी प्रमुख रचना है। अखरावट में पारसी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयों के में सिद्धांत निरूपण किया गया है। यानी कि अखरावट है वो पारसी वर्णमाला, यानी कि इसको शब्दकोश भी कह सकते हैं, है नी। अखरावट में पारसी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाई में सिद्धांत निरूपण किया गया। कहरनामा और मसलनामा इनकी अनुपलब्ध रचना है। किसकी? झांसी। कौन? कहरनामा और मसलनामा है, ये इनकी अनुपलब्ध रचना है। इस छोटी सी पुस्तक अखरावट में ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम आदि विषयों पर चर्चा विचार प्रकट किए गए। इनकी जो अखरावट है साथियों, अखरावट ध्यान रखना, अखरावट में पारसी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाई में सिद्धांत निरूपण किया गया है। किसमें? किस विषय में? ईश्वर के विषय में, सृष्टि के विषय में, जीव के विषय में, प्रेम के विषय पर विचार प्रकट किए गए हैं। यानी कि ये आध्यात्मिक संबंधी ग्रंथ भी है साथियों। कौन? अखरावट। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। इस कृति में शाहवक्त के रूप में बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। किसकी? बाबर की, बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई। किसमें? आखिरी कलाम में। और आखिरी कलाम में किसका? कयामत का वर्णन है। ध्यान रखना, आखिरी कलाम कयामत का वर्णन, आखिरी कलाम कयामत का वर्णन, आखिरी कलाम कयामत का वर्णन और शाहवक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई। चित्ररेखा है लघु प्रेमाख्यान काव्य है। चित्ररेखा भी क्या है? ये भी लघु प्रेमाख्यान काव्य। कन्हावत झांसी की नव उपलब्ध रचना है। कन्हावत झांसी की नव उपलब्ध रचना यानी कि नई उपलब्ध रचना है। कौन? झांसी की। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यान काव्य है। कन्हावत नव उपलब्ध रचना है। पद्मावत को विजय देवनारायण शाही ने हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किसने कहा है पद्मावत को? तो ध्यान, वह कहा है विजय देवनारायण शाही ने। किसने? विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी का अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है साथियों। ध्यान रखना, मधुमालती के अनुकरण पर दक्षिण में के कवि रस नरसती ने मुलसने इश्क की रचना की। किसमें? मधुमालती के अनुकरण पर दक्षिण के कवि जिनका नाम है नरसती ने मुलसने इश्क की रचना की है। झांसी की भाषा ठेठ अवधी भाषा है। झांसी की भाषा ठेठ यानी ग्रामीण भाषा है। अवधी है लेकिन वो ग्रामीण अवधी है। जबकि तुलसी की भाषा की बात किया, दोनों में साथियों अंतर ध्यान रखना, ये दोनों में अंतर है। जबकि दोनों में जो अपने ग्रंथ लिखे अवधी भाषा में लिखे, दोनों ने दोहा चौपाई में लिखे है, दोनों प्रबंध काव्य है, ये इनकी समानता है रामचरितमानस और पद्मावत। लेकिन इनमें जो असमानता वह है कि झांसी की जो अवधि है वो ठेठ अवधि यानी ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया गया, जबकि तुलसी की अवधि वो परिनिष्ठ और संस्कृत अवधि है।
यानी कि व्याकरण सम्मत और शुद्ध अवधि का प्रयोग किया गया है। किसने? तुलसीदास ने। तो और झांसी ने किया वो ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया है। यानी यहाँ पर भाषा के संबंध में यहाँ पर इन साथियों में दोनों मतलब भाषा तो दोनों की अवधि है, लेकिन झांसी ने तो यहाँ पर जो प्रयोग किया वो किसका प्रयोग किया? ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया। और तुलसी ने परिनिष्ठ और परिशिष्ट और संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग किया है। झांसी की अवधि को डॉक्टर बच्चन सिंह ने अवधि का अर्धान कहा है। अवधि का अर्धान कहा है। झांसी की अवधि को डॉक्टर बच्चन सिंह ने अवधि का क्या कहा? अर्धान कहा है। ध्यान रखना, झांसी की अवधि को डॉक्टर बच्चन सिंह ने अवधि का अर्धान कहा है। पद्मावत अवधि का प्रथम महाकाव्य है और झांसी अवधि के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। साथियों ध्यान रखना, पद्मावत अवधि का प्रथम महाकाव्य है और झांसी अवधि के प्रथम महाकवि है। झांसी की प्रमुख पंक्तियां ध्यान रखना आप कौन सी? ओ मन जानी अस्कीनहा मनु यह रहे जगत मन चीनहा। ओ मन जानी अस्कीना मकु यह रह जगत मन चीना। प्रेम कथा इही भांति विचार हूँ बूझी ले हूँ सो बुझे पार हूँ। प्रेम कथा यही भांति विचार हूँ बुझी ले हूँ सो बुझे पार हूँ। मानस प्रेम बहे हूँ बैकुंडी जाए काहे धार बर मुट्ठी। क्या? मानस प्रेम बहे हूँ बैकुंडी नाहित काहे चार बर मुट्ठी। साथियों आगे बात करते हैं। अब अध्यापक कौन से कवि ने इनके विषय में क्या कहा है? ध्यान देखिए, शुद्ध प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध झांसी हुए, जिनका पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है, यह कहा आचार्य शुक्ल ने। शुद्ध प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध झांसी हुए, जिनका पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। प्रेम कथाओं की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेम कथाओं की रचनाओं में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है, यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है, यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। साथियों आगे बात करते हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा को पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा को पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है और यह उस परंपरा की सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह उस परंपरा का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मलिक मोहम्मद झांसी कृत पद्मावत इस परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है, यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। मलिक मोहम्मद झांसी कृत पद्मावत इस परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है, ये वक्तव्य है डॉक्टर नगेंद्र का। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये पद्मावत आपने अच्छी तरह से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। पद्मावत से संबंधित यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार के एग्जाम में कोई प्रश्न आता है साथियों, तो इससे बाहर 1% भी नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी। आपने क्लास को शेयर तो कर ही दिया होगा, और यदि आपने 2-5 ग्रुप में शेयर किया तो साथियों और अधिक ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बता कर जाइएगा आप कि आप कहाँ से हो और आपको क्लास कैसी लगी है। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले क्लास में कल। राम राम साथियों।